हेलो। मैं शिव प्रसाद चौबे, हंस स्टडी सेंटर, रांची, झारखंड। आज मैं इस वीडियो में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर चर्चा करूंगा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण प्रत्येक सिविल सेवा की परीक्षा में शामिल किया गया है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या मध्य प्रदेश हो, या झारखंड हो, या बिहार हो। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को आधार बनाकर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अतः अवधारणा के स्तर पर इसे पूरी तरह समझना बहुत आवश्यक है। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप कोई भी सिविल सेवा परीक्षा दे रहे हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश दे रहे हो, चाहे झारखंड दे रहे हो, चाहे बिहार दे रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी अगर सिविल सेवा परीक्षार्थी आपके संपर्क में हो तो उसे इसे शेयर कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल से आपकी तैयारी में गुणात्मक लाभ होगा। आइए अब हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों अवधारणाएं परस्पर संबंधित हैं। ये तीनों एक साथ ही चलती हैं। इनको सामान्यतः एलपीजी मॉडल कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अवधारणा के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा वैश्वीकरण है, उसके बाद उदारीकरण है, उसके बाद निजीकरण। तो अवधारणा के स्तर पर महत्व के दृष्टिकोण से पहले वैश्वीकरण सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद उदारीकरण, उसके बाद निजीकरण। तो हम लोग उदारीकरण से शुरू करते हैं। उदारीकरण, जैसा कि अपने शब्द से ये बता रहा है, उदार, लिबरलाइज। राजनीति शास्त्र में उदारवाद बहुत पहले प्रारंभ हुआ। जॉन लॉक के समय से ये पैदा हुआ और उस पर काफ़ी कुछ चर्चा किया गया। एडम स्मिथ इसका एक और विचारक रहे हैं। इसकी मूलभूत मान्यता जब ये शुरू हुई थी अवधारणा ब्रिटेन में, तब ये था कि राज्य जो है वो आर्थिक क्रियाकलापों में किसी तरह की भागीदारी न करे और न कोई हस्तक्षेप करे। इसको हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये बहुत शुरुआती दौर की बात है। उसके पश्चात प्रथम विश्व युद्ध के बाद विशेषकर राज्य की भूमिका बढ़ती है। जब आर्थिक मंदी 1929 में आती है तब और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सोवियत संघ में जब क्रांति हुई 1917 वाली, तो व्लादिमीर इलियच लेनिन ने नई आर्थिक नीति जो शुरू की थी उसमें योजनाबद्ध विकास पर बल दिया गया था। और राज्य की भूमिका, क्योंकि मार्क्सवादी राज्य था, तो राज्य की भूमिका बहुत अधिक थी। इसके पश्चात दो धाराएं विकसित होती रहीं। एक धारा सोवियत संघ वाली थी और एक धारा ब्रिटेन वाली, फ्रांस वाली, अमेरिका वाली, पूंजीवादी विचारधारा जिसको वो कहा जाता है। तो समाजवादी और पूंजीवादी दो विचारधाराएं पूरे विश्व के स्तर पर स्थापित हो गई। जब आर्थिक मंदी आई तब राज्य की भूमिका बढ़ी, क्योंकि आर्थिक मंदी इतनी बड़ी थी कि बाजार खुद इसको संभालने में असमर्थ था। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आर्थिक मंदी आई थी तो ये आर्थिक मंदी से पूरा पूंजीवादी जगत तो प्रभावित हुआ, लेकिन सोवियत संघ प्रभावित नहीं हुआ था। इसके बाद आर्थिक मंदी का दौर भी गुजर गया। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक हुआ। इसके पश्चात पूर्वी यूरोप में समाजवादी व्यवस्था कायम हो गई। पहले 1917 में सोवियत संघ से थी और अब पूर्वी यूरोप हो गया। तो राज्य के नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी और राज्य की भूमिका पूंजीवादी देशों में भी बढ़ी। कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप हुआ, राज्य का स्वरूप जब कल्याणकारी हो गया, तब पूंजीवादी देशों में भी राज्य की भूमिका बढ़ी और कई हस्तक्षेपी प्रकृति के कार्य ब्रिटेन, फ्रांस,
संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में किए गए। ये भी चलता रहा। इसके पश्चात शीत युद्ध का दौर था, तो शीत युद्ध का दौर भी एक चला। शीत युद्ध में काफी कुछ खर्चा हुआ राज्य का। अब यहां से आप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणा मूल रूप से 1980 के दशक से प्रारंभ होती है। 1980 का दशक जो था, 1980 से 1990 का 10 साल जो है वो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। 80 के दशक में मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री बनी ब्रिटेन की और रोनाल्ड रीगन बने राष्ट्रपति यूएसए के। मार्गरेट थैचर ने उदारीकरण और निजीकरण का प्रारंभ किया, इसीलिए इसको थैचरवाद भी कहा जाता है। तो अब है कि यहाँ पर उदारीकरण का संदर्भ जो था, वो जो पॉलिटिकल साइंस वाला जो उदारीकरण था या उदारवाद जो था राजनीतिक विचारधारा के तौर पर, ये मूल रूप से आर्थिक जगत की अवधारणा है। 1980 के दशक वाली वो राजनीतिक शास्त्र की अवधारणा थी। उदारवाद जो है मार्गरेट थैचर ने कहा था। मार्गरेट थैचर का पीरियड पूरे 10 साल तक उन्होंने शासन किया, 1990 तक वो शासन में रही, और लगभग इसी 10 समय में रोनाल्ड रीगन भी सत्ता में रहे। तो उदारवाद का प्रारंभ, उदारीकरण जिसको बोलते हैं, उदारीकरण का प्रारंभ 80 के दशक में मार्गरेट थैचर द्वारा प्रारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक क्रियाकलापों में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, राज्य को आर्थिक क्रियाकलापों से हट जाना चाहिए। और इसी बात को रोनाल्ड रीगन ने भी दोहराया। तो थैचरवाद, रीगनवाद संयुक्त रूप से जब बोला जाता है तो इसका अर्थ उदारीकरण ही निकलता है। तो अब यहां पर क्या है कि उदारीकरण के अंतर्गत जितने भी नियंत्रण स्थापित किए गए थे पहले, उन सब को समाप्त करना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, और राज्य जो है वो हस्तक्षेपी भूमिका न निभाए। तब अब उदारीकरण का सिंपल अर्थ यही है, एकदम सामान्य अर्थ समझिए इसका, कि जो नियंत्रण लगाए गए अर्थव्यवस्था पर उन सब को समाप्त किया जाए और मांग और पूर्ति के आधार पर अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाना चाहिए। अब जब उदारीकरण हुआ तो निजीकरण तो होना ही था, क्योंकि निजीकरण जो है, निजीकरण का मतलब है कि जो पहले जो राज्य की भूमिका थी, राज्य के नियंत्रण में जो उद्योग थे या व्यापार थे, उन सब को निजी हाथों में दे देना, ये निजीकरण कहलाता है। तो अवधारणा के स्तर पर निजीकरण उदारीकरण में ही समाहित है, कोई अलग से अवधारणा नहीं है। जब उदारीकरण आप कीजिएगा तो पहले से जो आपने कानून बना रखे हैं नियंत्रण के लिए, उन सब को हटाना, निवेश के लिए बाजार को खोल देना और खुली प्रतियोगिता माने मांग और पूर्ति के आधार पर अर्थव्यवस्था का संचालन करना। उदारवाद में जब आप उदारवाद के अंतर्गत कानून बनाइएगा तो निश्चित रूप से आपको निजीकरण करना ही पड़ेगा। तो उदारीकरण और निजीकरण परस्पर रूप से जुड़ी हुई अवधारणा है। अब निजीकरण कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा निजीकरण? जैसे कि भारत में शुरू हुआ विनिवेशीकरण, हम लोग भारत में निजीकरण का माध्यम बना, तो विनिवेशीकरण के माध्यम से राज्य की भूमिका कम की जा रही है। जो आर्थिक क्रियाकलाप में राज्य शामिल है उससे हटा जा रहा है, बहुत तेजी से हटा जा रहा है उसी सिद्धांत के अंतर्गत उदारीकरण के। और उदारीकरण जब करना है तो निजीकरण आपको करना ही पड़ेगा। तो उदारीकरण और निजीकरण परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणा है, कोई बहुत अलगाव नहीं है। तो ये उदारीकरण है और निजीकरण है। अब आइए वैश्वीकरण। वैश्वीकरण एक बहुत बड़ी अवधारणा है। अब वैश्वीकरण, अब एक बात आपको यहाँ मैं उल्लेखित करना चाहूंगा कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों में करण है। अब हिंदी के दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से का मतलब होता माध्यम, मतलब इस कलम से लिखा जाता है,
कलम माध्यम हो गई। इसी तरह ये माध्यम है, अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, माध्यम है। वैश्वीकरण भी माध्यम है, निजीकरण भी माध्यम, उदारीकरण भी माध्यम। अब वैश्वीकरण पर आइए। वैश्वीकरण को थोड़ा विस्तार से देखा जाए। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण मतलब विश्व के स्तर पर किसी चीज को स्थापित करना। अब किसको हम स्थापित करने का कोशिश कर रहे हैं? तो इसके लिए थोड़ा हमको जाना पड़ेगा सोवियत संघ की ओर। सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव नामक व्यक्ति राष्ट्रपति बनते हैं 80 के दशक में। ये भी 80 के दशक की घटना है। 80 से 90 का जो दशक है, पहले भी जैसा कि मैंने बताया, 80 से 90 का दशक जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए महत्वपूर्ण दशक है। इसी में ये अवधारणाएं पूरी तरह स्थापित होती हैं और उसके बाद ये लागू होती हैं आगे चल के। हाँ, तो हम वैश्वीकरण पर आते हैं। शीत युद्ध के पश्चात सोवियत संघ की व्यवस्था खराब होने लगी, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने वहां ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नामक 2 सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए। ग्लासनोस्ट का अर्थ था राजनीतिक सुधार और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ था आर्थिक सुधार। तो ग्लोबलाइजेशन का संबंध इन्हीं दोनों से है। पहला राजनीतिक सुधार, जिसको आप गवर्नेंस समझिए, गवर्नेंस के क्षेत्र में वैश्वीकरण, और दूसरा पेरेस्ट्रोइका अर्थात आर्थिक सुधार का वैश्वीकरण। वैश्वीकरण इन्हीं 2 चीजों का हुआ है, एक गवर्नेंस और दूसरा आर्थिक क्रियाकलाप। अब इन दोनों को हम लोग अलग अलग करके देखा जाए। गवर्नेंस के क्षेत्र में वैश्वीकरण का अर्थ है बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना। बहुदलीय, एक दलीय नहीं, जैसा कि चाइना में है। चाइना में भी लोकतंत्र है, वो एक दलीय लोकतंत्र है। तो बहुदलीय लोकतंत्र, वैश्वीकरण में बहुदलीय लोकतंत्र का वैश्वीकरण हुआ। और अब जब सोवियत संघ का पतन हो जाता है 1991 में, सोवियत संघ टूट जाता है 15 भागों में, तो वैश्वीकरण को माना जाता है कि 1991 में वैश्वीकरण हो गया। 1992 में रैंड कॉरपोरेशन के एक चीफ हुआ करते थे, बहुत बड़े बुद्धिजीवी माने जाते हैं दुनिया के, फ्रांसिस फुकुयामा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, इतिहास का अंत और अंतिम व्यक्ति। ये दशक में जब वो पुस्तक छपी थी तो पूरे विश्व में इस पर बहुत अधिक चर्चा हुई थी और माना गया कि सोवियत संघ के टूटने के बाद बहुदलीय लोकतंत्र की जीत हो गई। सोवियत संघ में उसके बाद बोरिस येल्त्सिन आए, बोरिस येल्त्सिन के समय में चुनाव हुआ और बहुदलीय लोकतंत्र सोवियत संघ में स्थापित हो गया। अब है कि दुनिया जो है 2 ध्रुव से 1 ध्रुव पर आ गई। पहले 2 ध्रुवीय दुनिया थी, एक पूंजीवादी एक समाजवादी। समाजवादी जो है वो टूट गया, और टूट जाने के बाद अब बच गया पूंजीवादी। अब क्या था कि अब ये जो बहुदलीय लोकतंत्र है, इसको किस तरह प्रभावशाली बनाया जाए, ये वैश्वीकरण के संदर्भ में इसको निर्धारित किया जाना था। तो इसको निर्धारित किया गया विश्व के स्तर पर। इसके अंतर्गत कई अवधारणाएं आई कि कैसे इस शासन प्रणाली को ज़्यादा उत्तरदायी और पारदर्शी और जनसहयोग प्राप्त करने का माध्यम बनाया जाए, क्योंकि जब एक ही प्रणाली बच गई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जाना अनिवार्य है। और इसके दरमियान गुड गवर्नेंस की संकल्पना आई। अच्छा शासन, सुशासन जिसको हम लोग बोलते हैं, गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस की संकल्पना जो है वैश्वीकरण के अंतर्गत गवर्नेंस से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना है। गुड गवर्नेंस पूरी दुनिया में आया। अब गुड गवर्नेंस की मूलभूत जो मान्यता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 बिंदुओं में स्पष्ट किया है, IMF ने भी किया है, वर्ल्ड बैंक ने भी किया है, सबने बताया, लेकिन उसके मूलभूत जो तत्व हैं उसके कुछ है। जैसे सबसे प्रमुख है कानून का शासन होना चाहिए,
रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस की पहली शर्त है। उसके बाद संवेदनशील होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, जन सहयोग के आधार पर चलना चाहिए। तो ये सब गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन की मान्यता बनी और इसे स्थापित किया गया पूरे विश्व में। और गुड गवर्नेंस के रूप में ही ई गवर्नेंस आया। ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के क्षेत्र में वैश्वीकरण की संकल्पना का अर्थ है कि उत्तरदायी शासन होना चाहिए और पारदर्शिता उच्च स्तर की होनी चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। ये सब स्थापनाएं आई वैश्वीकरण के संदर्भ में गवर्नेंस के लिए। उसके बाद इसके अनुरूप विभिन्न देशों ने अपने अपने कानून बनाए, जैसे हम लोगों ने भारत में भी बना। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 गुड गवर्नेंस के अंतर्गत वो बना है। राइट टू सर्विस एक्ट बना। उसके बाद लोकायुक्त लोकायुक्त अधिनियम बना 2013 का। तो कई कानून बनाए गए जो कि गवर्नेंस के क्षेत्र के हैं। गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रबंधन पर ज्यादा बल दिया जाने लगा। प्रशासन की जगह प्रबंधन शब्द प्रचलन में आ गया। प्रबंधन शब्द जो है वो प्रशासन की तुलना में अधिक मूल्यविहीन शब्द है। तो गवर्नेंस के क्षेत्र में गुड गवर्नेंस ग्लोबलाइजेशन का प्रमुख माध्यम बना। जो ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस का ही हिस्सा है, इसीलिए उसको अलग अलग करके देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सभ्य समाज, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी की अवधारणा भी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के संदर्भ में गवर्नेंस से जुड़ी हुई अवधारणा है। सभ्य समाज जो है, सिविल सोसाइटी जिसको बोलते हैं, सिविल सोसाइटी जो है वो, जैसा कि ग्रामशी ने कहा था कि राज्य जो है बल और सहमति से चलता है। तो राज्य जो है वो बल का प्रतीक है और सभ्य समाज जो है वो सहमति का प्रतीक है। तो सरकार की नीतियों के प्रति सहमति बनाना सभ्य समाज का काम। तो सभ्य समाज की अवधारणा भी ग्लोबलाइजेशन से गवर्नेंस के क्षेत्र में जुड़ी हुई अवधारणा है। इसके अतिरिक्त और भी जो गवर्नेंस के क्षेत्र से जो अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं, जन सहभागिता। जन सहभागिता का मतलब है कि सरकार जब अपनी नीति को बनाए तो जो उसके लाभुक हैं उनकी भूमिका उस नीति के निर्माण में होनी चाहिए। लोक शासन जो है, शासन या प्रशासन, या शासन और प्रशासन, ये दोनों ग्राहकोन्मुखी हो गए। माने अब जो है कई सर्विस प्रोवाइडर आ जाते हैं। गवर्नेंस के क्षेत्र में एनजीओ की भूमिका का बढ़ जाना भी ग्लोबलाइजेशन का एक और बिंदु है। गैर सरकारी संगठनों को अत्यधिक महत्व देना और विकास कार्यों को उनसे जोड़ना, गैर सरकारी संगठनों को विकास कार्यों का उत्तरदायित्व देना, ई ग्लोबलाइजेशन का गवर्नेंस के क्षेत्र में विशेषता है। अब इन सब को लेकर के गवर्नेंस के क्षेत्र की विशेषता बनती है वैश्वीकरण की। मतलब एक ऐसा शासन हो जो लोगों को पारदर्शी तरीके से और उनकी जन सहभागिता के साथ चले, संवेदनशील हो, जहां कानून का शासन स्थापित हो। ये सब बातें ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के गवर्नेंस वाले क्षेत्र में आती हैं। तो इसको पूरी दुनिया में लागू किया गया। पूरी दुनिया में, माने जहां भी वैश्वीकरण हुआ वहां गवर्नेंस के क्षेत्र में यह अवधारणा लागू की गई। राज्य का आकार छोटा कर दिया गया। राज्य का छोटा आकार करना ग्लोबलाइजेशन की विशेषता है। राज्य का आकार जो है घटाया जाना। राज्य के आकार को घटाने का मतलब है डिपार्टमेंट्स, विभागों की संख्या को घटाना। क्योंकि राज्य जब आर्थिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेपी भूमिका नहीं निभाएगा
तब डेफिनेट है कि डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो पहले से हस्तक्षेपी भूमिका निभाते थे, उनको भूमिका समाप्त हो जाएगी। तो हस्तक्षेपी की जगह नियामकीय भूमिका बढ़ गई। माने राज्य जो है वो नियामकीय कानून बनाने लगा। हस्तक्षेपी कानून समाप्त कर दिए गए उदारीकरण के उधर, और नियामकीय कानून बनाए जाने लगे। विभिन्न देशों ने अपने अपने देशों में कानून बनाए और उन्हें लागू किया। जैसे भारत में प्रतिस्पर्धा के लिए कानून बनाया गया, प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया गया जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। तो ये जो है, ये सब चीज गवर्नेंस के क्षेत्र में हुई। फिर मैं बता देता हूं आपको, ग्लोबलाइजेशन जो है, वैश्वीकरण दो का हुआ, एक गवर्नेंस और दूसरा अर्थव्यवस्था। इसीलिए यह एक राजनीतिक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक राजनीतिक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है। न ये पूरी तरह राजनीतिक अवधारणा है, न पूरी तरह अर्थशास्त्रीय अवधारणा है, बल्कि यह राजनीतिक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है। तो अब है कि वैश्वीकरण गवर्नेंस के क्षेत्र में तो इस तरह से हुआ। गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ये सब जो थे गवर्नेंस के क्षेत्र में वैश्वीकरण के मानक हैं जो लागू किए गए। अब आइए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैश्वीकरण ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि उदारीकरण की मांग है कि राज्य हट जाए, निजीकरण कर दिया गया। अब है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत बाजार को सर्वाधिक प्रमुख तत्व माना गया, जो सभी का निर्धारक है। इसीलिए कहा भी गया है कि राज्य बाजार का ध्यान रखे और बाजार समाज का ध्यान रखेगा। तो बाजार जो है, इसलिए बाजारवाद भी शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है। बाजारवाद का मतलब यहाँ पर बाजारवाद कहा गया, इसका मतलब है कि वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के वैश्वीकरण की बात की जा रही है। अब है कि जब सोवियत संघ टूट गया तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एकमात्र अर्थव्यवस्था बच गई। तो वैश्वीकरण अब इसका किया जाना था। तो अब इसके किए जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ वो है 1995 में WTO का बनना, विश्व व्यापार संगठन का बनना। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को बना। गैट जो पहले 1948 में बना था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1948 में जो बना था, उसको वैधानिक रूप दिया गया 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन के नाम से। अब विश्व व्यापार संगठन एक कर्ता हो गया, भारत भी उसका सदस्य। सभी देशों ने समझौता किया और एक तरह की नीति अपनाने की बात कही गई, खासकर सीमा शुल्क के मामले में, और एकदम पूरी तरह बाजार के आधार पर अर्थव्यवस्था का संचालन करने पर WTO बल देता है। सब्सिडी नहीं देना चाहता वो, क्योंकि स्वच्छ प्रतियोगिता इसे नहीं होती। तो स्वच्छ प्रतियोगिता बढ़ाने की व्यवस्था अर्थशास्त्रीय अवधारणा के अंतर्गत वैश्वीकरण में बड़े पैमाने पर स्थापित की गई और पूरी दुनिया के बाजार खोल दिए गए। कोई भी कहीं पर भी उद्योग लगा सकता है, कोई भी कहीं पर भी बेच सकता है, कोई भी कहीं से कुछ खरीद सकता है। माने पूरी दुनिया एक बाजार हो गई। तो मांग और पूर्ति के, अब राज्य की भूमिका इसमें, वो जो गवर्नेंस वाला राज्य है वो सिर्फ ये देखेगा कि बाजार में स्वच्छ प्रतियोगिता हो और इसमें कोई ऐसा कार्य न किया जाए जो स्वच्छ प्रतियोगिता में बाधक हो। जैसे भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग भी यही देखता है कि कोई कार्टेल न बन जाए, कोई मोनोपोली न बन जाए, कोई एकाधिकार न बन जाए। तो एकाधिकार का विरोध करना वैश्वीकरण में अर्थशास्त्रीय अवधारणा की विशेषता। अब है कि WTO के बन जाने के बाद विश्व में अब व्यापार का संचालन विश्व व्यापार संगठन करने लगा और उधर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों ही निजी क्षेत्र के वाहक रहे हैं, तो इनकी भूमिका भी बढ़ गई। अब इसकी भूमिका, आप एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। झारखंड राज्य में झारखंड कोषागार संहिता एक ट्रेजरी रूल बना, जिसको विश्व बैंक के विशेषज्ञों के निर्देशन में बनाया गया। मतलब आप समझ सकते हैं इससे कि विश्व बैंक, IMF और WTO, ये तीन जो है ये अभी वैश्वीकरण के सबसे प्रमुख वाहक हो गए हैं। अब है कि पूरे दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाने लगा, ताकि विभिन्न देशों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सुरक्षित रहे और पेटेंट का अधिकार प्राप्त हो। तो वैश्वीकरण जब अर्थशास्त्र का हुआ तो विश्व में, पूरे विश्व को एक बाजार के तौर पर स्थापित कर दिया गया। अब गवर्नेंस और अर्थव्यवस्था, ये दोनों का ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण हो गया। अब उसके बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों ने मिलकर पूरी दुनिया को बदल दिया। वर्तमान में ये अवधारणाएं लगभग सभी देशों में स्थापित हैं। जो चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे कुछ देश हैं जो बचे हुए हैं, जहाँ पर बहुदलीय शासन प्रणाली नहीं है, जहाँ गवर्नेंस के मामले में ग्लोबलाइजेशन नहीं है, लेकिन चाइना ने आर्थिक मामले में ग्लोबलाइजेशन कर दिया, क्योंकि उसने प्रतिस्पर्धा के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था का बढ़िया संचालन किया। अब पूरे दुनिया में अभी 12 ट्रिलियन से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था, 2 नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है उसकी। तो चाइना में विशेष बात है, गवर्नेंस के क्षेत्र में वहाँ पर नहीं हुआ ग्लोबलाइजेशन, लेकिन इकोनॉमी के क्षेत्र में हो गया। अब भारत जैसे देश हैं, भारत डेमोक्रेटिक देश है, बहुदलीय शासन प्रणाली वाला, तो यहाँ पर गवर्नेंस के क्षेत्र में भी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी, दोनों में ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह हुआ। और अभी तो विश्व में खुली अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत का नंबर काफ़ी ऊंचा आता है। तो ये तीनों अवधारणाएं जो हैं एकदम परस्पर संबंधित हैं। अब जो भी क्वेश्चन इससे जोड़ के पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन को आप पहले देखिए कि क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है, किस अवधारणा को आपको स्थापित करना है, और उसके आधार पर ही आंसर लिखिए। आज यहीं तक, फिर किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।